एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था लेटेंट हीट और सब्लिमेशन के बारे में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज करती है। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है गैसेस का। बेसिकली प्रेशर अप्लाई करने पे गैसेस जो है वो लिक्विड में कैसे चेंज होती है, मतलब हाउ द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड या फिर लिक्विड फॉर्म में उन्हें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। मतलब हम गैसेस को लिक्विफाई करने के प्रोसेस में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी कम करेंगे या फिर लोअर करेंगे हम टेम्परेचर को। अब इसके लिए बेसिकली ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हम एक बीकर लेते हैं जिसमें हम गैस जो होती है उसको पिस्टन की हेल्प से प्रेशर से प्रेशराइज करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को ऐसे प्रेशराइज करोगे उसके अंदर कुछ नहीं होगा, तो वो अंदर अंदर चली जाएगी। तो बेसिकली जो उसके अंदर गैस थी, लाइक सपोज ये हमारे पास बीकर था, इसमें नॉर्मल एयर थी, ठीक है, और ये हमारी लिड या फिर जो पिस्टन थी वो थी। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, सपोज ये गैस ऐसे थी, राइट। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो बीकर है ये यहाँ पे इसका पिस्टन आ गया, तो अब ये जो गैस थी इसके पास इतनी जगह रह गई, और अगर हम और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस बीकर में लाइक सपोज यहाँ पे आ गई, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स थे इनके पास बहुत कम जगह रह जाएगी, जिसकी वजह से जो ये गैस के पार्टिकल्स थे ये आपस में बहुत पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो जब कंप्रेस होंगे उसकी वजह से जब वो पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो आप पास आ गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। अब बेसिकली हमने प्रेशर तो इंक्रीज कर दिया, अब लोअरिंग टेम्परेचर से क्या मतलब है। एक्चुअली जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो पार्टिकल्स थे अपने आसपास आने लग गए, जिसकी वजह से इनसे जो हीट प्रोड्यूस हुई, जब ये पार्टिकल्स आसपास आ गए इनके फोर्स जो इंटर पार्टिकल फोर्स थी वो स्ट्रॉन्ग हुई, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई उसे हमें कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, ताकि ये जो गैस है, ये जो कंप्रेस्ड फॉर्म में गैस है, ये लिक्विफाई हो सके। तो ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में कि जब हम किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेंगे तो जो हमारी गैस है वो लिक्विफाई हो पाएगी। अब ये तो हमने पढ़ा कि गैसेस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट करना एक दूसरे को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लोअर टेम्परेचर इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना या फिर अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं ड्यू टू कंप्रेशन, तो इनसे जो हीट प्रोवाइड होती है उसे हम कम करने के लिए टेम्परेचर को लो करते हैं। अब इसका एक डेली लाइफ में एग्जांपल है अमोनिया गैस। बेसिकली अमोनिया गैस में क्या होता है, इस गैस को भी हम लिक्विफाई करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। एक्चुअली अमोनिया गैस को हम लाइक एक टैंक में स्टोर कर देते हैं और फिर वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि उस टैंक में हम ज़्यादा अमोनिया गैस को स्टोर कर सकें। लेकिन जब हम कंप्रेस करते हैं, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं अमोनिया गैस पे, तो जो पार्टिकल्स हैं जब वो आपस में आस पास आते हैं तो उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से बचने के लिए ही उस टैंक के आसपास कोल्ड वाटर या फिर नॉर्मल वाटर का सर्कुलेशन होता है, ताकि वो जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे जो वो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर ले, और जो अमोनिया गैस से हीट निकल रही है वो किसी को हार्म ना करे और अमोनिया गैस हमारी प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विफाई आराम से हो पाए। तो ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज
इवेपोरेशन। Now the next topic is evaporation. Evaporation का मतलब क्या होता है? Basically it is a process जिसमें हमारे पास जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड पहुंचा भी नहीं है, उससे पहले ही वो लिक्विड जो है वो बॉयल होके वेपर्स की फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो लिक्विड स्टेट का सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का अचीव भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? बेसिकली जो लिक्विड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बेसिकली अगर उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो जल्दी ही, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही अपने आसपास के इंटर पार्टिकल फोर्स को ब्रेक कर देते हैं। मतलब लाइक सपोज ये वाटर है और उसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये जो दो पार्टिकल्स है सपोजिंगली, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इनके पास जो एनर्जी है वो और पार्टिकल से ज़्यादा है। तो जैसे ही इनको लाइक सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही इन्हें 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव हुआ तो ये जो थे इन्होंने इंटर पार्टिकल फोर्स या जो कोहेशन था उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये अपने आसपास के पार्टिकल से दूर होने लग गए, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स थे ये वेपर्स की फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अचीव भी नहीं हुआ था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, लेकिन ये 70 डिग्री पे ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, जिसकी वजह से इन्होंने 70 डिग्री पे ही अपने आसपास के पार्टिकल्स के साथ जो इंटर पार्टिकल फोर्स था उसको तोड़ दिया। तो ये था कि इवेपोरेशन बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी क्यों हो सकता है। अब हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन क्या होता है और वो कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब हमने पढ़ा इवेपोरेशन बेसिकली होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें लिक्विड से गैसियस फॉर्म में एक चीज़ कन्वर्ट हो जाती है इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और हमने ये पढ़ा कि इवेपोरेशन आखिर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो कैसे जाती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बेसिकली जो कॉमन सॉल्ट या जो नमक हम घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह में, वो ऑब्टेन किया कैसे किया जाता है। एक्चुअली जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी नेचर होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो जो वो सॉल्टी वाटर होता है उसको कलेक्ट करके एक जगह पे रख दिया जाता है ताकि सन की रेज से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए और सॉल्ट हमारे पास रह जाए। अब कोई सोचेगा कि वाटर आखिर इवेपोरेट कैसे हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर तो 100 डिग्री पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता है कभी? लाइक हमने कभी सुना है कि दिल्ली में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का? नहीं सुना ना। तो फिर आखिर वो वाटर इवेपोरेट कैसे, या फिर वो वाटर वेपर्स में कैसे फॉर्म हो जाता है? इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो वहाँ पे भी यही होता है कि जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है। अब वो किन वजहों से इवेपोरेट हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, ये 4 फैक्टर्स पे हम डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 4 फैक्टर्स को। बेसिकली फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर से तो इसका डायरेक्ट लिंक है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर हमने ज़्यादा हीट प्रोवाइड की तो जो लिक्विड है वो जल्दी हीट होके जल्दी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आप एक एग्जांपल अपने घर में भी कर सकते हो। आप क्या करना, एक प्लेट में लेना
थोड़ा सा पानी और एक ग्लास में पानी लेना, अगर आप दोनों को सन में रखोगे तो आप ये इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो प्लेट का पानी है वो जल्दी इवेपोरेट या जल्दी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ग्लास और टम्बलर। बेसिकली अब ऐसा क्यों होता है, जब हमारा किसी भी यूटेंसिल में या किसी भी वेसल में या किसी भी कंटेनर में जब हमने लिक्विड को स्टोर किया है, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मतलब ज़्यादा एरिया एक्सपोज्ड है इवेपोरेशन के लिए, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दैट कंटेनर जिसका सरफेस एरिया कम है। इसका आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हो कि जो हमारी मदर होती है वो हमें क्या कहती है कि कपड़ों को, क्या उन्होंने कभी ऐसे कहा है कि ऐसे ऐसे क्रिंजी से फोल्ड जो हमने कर रखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो फोल्ड कर रखे हैं अजीब तरीके से, उन्हीं को ऐसे सुखा दो, रस्सी पे सूख जाएंगे, नहीं, वो उसको अच्छे से खोल के सुखाती है ताकि जो क्लॉथ्स हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो और वो जल्दी उसके जो क्लॉथ्स, जो वेट क्लॉथ्स है उनके अंदर जो पानी है वो जल्दी से जल्दी सूख जाए, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर हमने जो क्लॉथ्स है उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो जो वेट उनके अंदर जो पानी था वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। बेसिकली ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। मतलब जो हमारे आसपास एयर है ऐसे नहीं है कि वो प्योर गैसियस फॉर्म में है, एक्चुअली उसके अंदर भी वाटर वेपर्स होते हैं। तो जो ये वाटर वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, या फिर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर लाइक सपोज आप देख सकते हो कि जब मॉनसून सीज़न आता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब रेनी सीज़न आता है, तो उस टाइम पे जो क्लोथ्स हैं वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, चाहे धूप निकल जाए फिर भी, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड वाइसा वर्सा। नाउ लास्ट पॉइंट है विंड स्पीड। आपने ये भी सुना होगा अपनी मदर को कहते हुए कि आज तो बस हवा हवा में कपड़े सूखे हैं, धूप तो निकली ही नहीं थी, तो इसको भी हम इसी से लिंक कर सकते हैं। बेसिकली इवेपोरेशन और विंड स्पीड भी लिंक्ड है। बेसिकली जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी जल्दी होता है। मतलब अगर जो विंड है लाइक सपोज 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है एक जगह और एक जगह 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो कहाँ के जो क्लॉथ्स हैं वो जल्दी सूखेंगे, ऑब्वियसली 50 किलोमीटर के पर आवर की जो स्पीड है विंड की वहाँ पे, क्योंकि जब विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे चारों फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं कि इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज तो इवेपोरेशन इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, सरफेस एरिया इंक्रीज तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज तो इवेपोरेशन डिक्रीज। इन चारों फैक्टर्स में सिर्फ ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर है जो इन्वर्सली या उल्टा इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। तो ये हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी तो हमने पढ़ लिया कि इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उससे हम कूलिंग कैसे अचीव करते हैं। बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको स्टडी करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि आखिर अगर जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा इवेपोरेशन से, तो वो हमें कूलिंग कैसे प्रोवाइड करेगा। बेसिकली इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या होता है कि जब कोई भी लिक्विड लाइक सपोज जो वाटर है इस बीकर में, ठीक है, जब इस वाटर को जो लिक्विड स्टेट में है इसे वेपर्स की फॉर्म में चेंज होना है तो इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिएगी, जो हमने लेटेंट हीट के टॉपिक में पढ़ा था, राइट। जब हमें लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाना होता है तो हमें क्या चाहिए होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब इस लिक्विड को क्या चाहिए होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो चाहिए, अगर उसे कहीं से
सफिशिएंटली, लाइक अगर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे और उसे नहीं मिल रही, तो वो हर उस चीज़ से लेटेंट हीट लेगी जिसको वो टच करेगी। मतलब अगर ये सपोज जो वाटर है, ठीक है, अगर हमने इसे बर्नर के ऊपर नहीं रखा, मतलब इसे हीट प्रोवाइड नहीं की, तो ये जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हर उस जगह से लेटेंट हीट लेने की कोशिश करेंगे जिस भी चीज़ के कांटेक्ट में वो आएंगे। लाइक सपोज आप अपने हाथ पे थोड़ा सा यहाँ पे पेट्रोल लो और उसको ऐसे से स्प्रेड करो, तो जो पेट्रोल है अगर वो यहाँ पे हमारे हैंड पे बर्नर तो है नहीं है ना, तो उसे जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिलेगी तो वो जो हमारे हैंड की हीट है, मतलब जो हमारी बॉडी की हीट है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको यूज़ करेगा ताकि वो जो पेट्रोल है वो इवेपोरेट हो सके। और जब वो पेट्रोल हमारी बॉडी की हीट को यूज़ करके इवेपोरेट हो जाएगा तो आप देखना कि आपको अपने हैंड पे ना कूल फील होगा। अब ऐसा क्यों होगा कि आपको अपने हैंड पे कूल फील होगा जब वो पेट्रोल इवेपोरेट हो जाएगा? बेसिकली जो वो पेट्रोल जब लिक्विड फॉर्म में था हमारे हैंड पे, तो उसने क्या किया, हमारे हैंड की, हमारी स्किन की, हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब किया और हमारी हीट को, बॉडी की जो हीट थी उसको लेके वो उड़ गया। तो हमारी बॉडी की जो हीट थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट फील हो पाया। तो ये हमने पढ़ा कि बेसिकली इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे अचीव हो सकती है। जब भी किसी लिक्विड को इवेपोरेट होना है लेकिन उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिल पाती, तो वो हर उस जगह से अपने लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेने की कोशिश करता है जिसके साथ वो कांटेक्ट में आता है। मतलब कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज द प्रोसेस व्हेन द लिक्विड takes the latent heat of vaporization from anything which it touches। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी और ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में होता क्या है। अब ये 4 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली किसी भी तरीके से आपके पास आ सकते हैं कि आखिर इसको रीज़न करो कि ऐसा क्यों होता है, और इन चारों का एक ही रीज़न है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। फर्स्ट है वाटर इन अर्दन पॉट। बेसिकली समर्स में जो विलेजेस वगैरह होते हैं उनमें अर्दन पॉट्स यूज़ किए जाते हैं, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, मटका जिसे हम कहते हैं। बेसिकली उसमें अगर आप वाटर को स्टोर करोगे ना तो वहाँ पे वाटर जो है वो ठंडा ठंडा रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो अर्दन पॉट्स होते हैं, लाइक जो इस शेप के होते हैं, राइट, तो इन पे ना, इनके सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर हमने इस वेसल में स्टोर किया है वो छोटे छोटे पोर्स से निकलता है। अब जब वो इन पोर्स से निकल रहा है, जो सरफेस पे है अर्दन पॉट के, जो मिट्टी का घड़ा है उसके सरफेस पे जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं, उससे जब ये वाटर निकलता है तो ये इनके सरफेस पे आ गया, अर्दन पॉट के सरफेस पे। तो अभी जो वाटर इसके सरफेस पे आ गया है, इसे इवेपोरेट होना है, और इसे इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो इसे मिल नहीं रही क्योंकि हमने इसे बर्नर पे तो रखा नहीं है। तो ये क्या करता है वाटर, ये जो इसका सरफेस है, जो मिट्टी का घड़ा है, उससे हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट एब्जॉर्ब करके अपने लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जुगाड़ करता है और इवेपोरेट हो जाता है। अब ये जो वाटर यहाँ से इवेपोरेट हुआ, इसने जो ये घड़ा था, ये जो मटका था, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके ये इवेपोरेट हुआ। और जब ये इस अर्दन पॉट की हीट को एब्जॉर्ब किया इसने, तो ये जो अर्दन पॉट है ये कूल हो जाएगा या फिर कोल्ड इन नेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर का पानी भी ठंडा हो जाएगा इन समर्स। तो ये था इसका लॉजिक कि हम पानी को अर्दन पॉट या मिट्टी के घड़े में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनसे वाटर निकलता है और जो पॉट है उसकी लेटेंट, उसकी हीट को यूज़ करके इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से मटका जो है वो कूल हो जाता है और अंदर का वाटर भी कूल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है पर्सपायरेशन। बेसिकली पर्सपायरेशन मतलब क्या होता है? जो स्वेट हम करते हैं, हमारी बॉडी जब हम रनिंग या फिर कोई हैवी ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी स्वेट रिलीज़ करती है, पसीना। ओके, तो जब हमारी बॉडी वो रिलीज़ करती है तो जो हमारे सरफेस पे हम स्वेट को फील कर सकते हैं, वो इवेपोरेट होने के लिए उसे भी क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो हमारी बॉडी की, जो हमारी स्किन की जो हीट होती है
उसको यूज़ करके इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हम बाद में जब वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है कूल फील कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है कॉटन क्लोथ्स इन समर। बेसिकली हमें ये कहा जाता है कि हमें समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि जो हमें स्वेट आता है बेसिकली जो कॉटन है इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर और एनीथिंग लाइक दैट। तो जो हमें स्वेट आता है वो कॉटन क्लोथ्स बहुत ईजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब जो हमारे क्लॉथ्स हैं उन्होंने हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया कॉटन क्लॉथ्स ने, तो जब वो हम बाहर जाएंगे तो वो हमारी बॉडी की और हमारे जो क्लॉथ्स हैं उनकी हीट को यूज़ करके जो स्वेट है या जो वाटर सब्सटेंस है वो इवेपोरेट होगा और हमारी बॉडी और हमारे क्लॉथ्स हमें लाइट एंड कूल फील होंगे। नाउ लास्ट है डेजर्ट कूलर रिएक्ट्स और एक्ट्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। बेसिकली ऐसे क्यों होता है कि जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, मतलब जिसमें हम पानी डाल के कूलर को यूज़ करते हैं, वो हॉट एंड ड्राई डे पे ज़्यादा अच्छे से काम क्यों करते हैं? पहला रीज़न तो है इसका ह्यूमिड वाला। बेसिकली जो हॉट एंड ड्राई डे है उस पर ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम। ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? जल्दी। इवेपोरेशन अगर जल्दी हो रहा है तो मतलब कि जो वाटर है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमें जल्दी जल्दी ही कूलिंग इफेक्ट भी देगा। मतलब हॉट एंड ड्राई डे पे ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, जिसकी वजह से कूलिंग भी फास्ट होगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के, जिनके अलग अलग लॉजिक्स हैं और जो बहुत बार रीजनिंग में आराम से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको ये शो करना है कि जो हमारे आसपास की एयर है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक स्टील का ग्लास लेना है, जो नॉर्मली घरों में होता है स्टील का जो ग्लास होता है, उसको आपने आइस से फिल करना है, राइट। आप इसको आइस के क्यूब जो होते हैं उनसे फिल कर दो एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो ये आउटर सरफेस है इस ग्लास का, इस कंटेनर का, वो प्रॉपरली क्लीन हो, मतलब उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं भी ना हो। तो ये जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे, तो आप थोड़ी देर बाद ये देखोगे कि ये जो आउटर सरफेस है ना इसमें छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होंगी। अब बेसिकली कोई ये सोच सकता है कि आइस तो अंदर थी तो आखिर ये वाटर बाहर कैसे आ गया, राइट। ये सोच सकते हो यार, कोई कुछ भी सोच सकता है। तो बेसिकली जब हमने आइस क्यूब को इस कंटेनर में रखा और थोड़ी देर बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो इसके सरफेस पे हमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई दी, राइट। अब बेसिकली ड्रॉपलेट्स हैं क्या? एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में हमारे जो आसपास की एयर है उसमें वाटर वेपर्स थे जो गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन जब वो इस ग्लास से जो कोल्ड इन नेचर था उससे टकराए तो ये जो वाटर वेपर्स थे ये कंडेंस हो गए। मतलब कि जब वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट थे वो इस कोल्ड या जिस चीज़ का टेम्परेचर लो था उससे टकराए तो ये गैस से लिक्विड में आ गए ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इसीलिए हमें इस कंटेनर के सरफेस पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दी, जो ये हमें प्रूव करके देती है कि हमारी एयर में वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। Now this is the last topic of this chapter, that is chapter 1 matter in our surroundings. Basically अभी तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि हमारे पास कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है, 3, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन एंड में हमें ये बताया गया है कि ऑल्दो दे आर नॉट दैट मच फेमस या फिर हम इनको इतनी इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 2 और स्टेट्स हैं मैटर की, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बेसिकली प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन जो कॉन्डेंसेट है वो 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेकिन ये इतनी कॉमनली हम देख नहीं सकते या इनको यूज़ नहीं करते। अब बेसिकली प्लाज्मा जो है वो होता क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंसेस के
वो जब उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो उनके जो एटम्स या पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस में, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा फॉर्म करते हैं। आपको इसको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये याद रखना है कि प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंसेस के, जब उनको इतनी हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो आपस में भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो आयंस जो है, इनका जो मिक्सचर है ये हेल्प करता है किसी भी चीज़ को ग्लो करने में। मतलब ये जो मिक्सचर है या फिर जो प्लाज्मा है वो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को ग्लो करने में। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सन या फिर जितने भी स्टार्स हैं वो ग्लो करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से सन एंड ऑल अदर स्टार्स ग्लो, राइट। बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं ये लाइट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लो करते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सन, स्टार्स एंड अदर थिंग्स, जो हमारे सन एंड ऑल द स्टार्स ग्लो, ओके। और इसके लिए आप जो हमारे पास जो नियॉन लाइट होती है, फ्लोरेसेंट लाइट्स होती है, उनमें भी इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है, नियॉन लाइट्स और फ्लोरेसेंट्स, राइट। तो नियॉन लाइट्स एंड फ्लोरेसेंट्स में भी प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। बस इतना ही पढ़ना है आपको इस टॉपिक के बारे में। एंड द फिफ्थ इज बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। बेसिकली बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या कहते हैं कि जब हम सब्सटेंस को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे उसको रखते हैं तो जो हमारे पास मटेरियल आता है उसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो ये था हमने जो फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, दैट इज चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ऑफ केमिस्ट्री। डू लाइक our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more videos.